व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 आप कर चुके थे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 एंड 3 करा दूंगा। कल मैं आपको 4 एंड 5 करा दूंगा। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज़्यादा कि फिजिकल एजुकेशन भी हमें करना है और एग्जाम में आ रहा है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ। फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है बट बहुत इजी है और आप आराम से लिख के आ सकते हो। देखो चैप्टर का नाम क्या है, ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे ना ओलंपिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। आजकल तो आप देखते हो ओलंपिक्स की कितनी ज़्यादा एक रीच है, ओलंपिक्स कितना बड़ा एक ऑपरेशंस एरिया ऑफ ऑपरेशन बन चुका है और कितना ज़्यादा उसका स्कोप है। कितने लोग जो ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स होते हैं, बट ओलंपिक्स का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, किस तरीके से हुआ है, वो सब देखेंगे और क्यों कराया जाता है, क्या कारण है, वो सब इसमें मेनली आप पढ़ने वाले हो। देखो सबसे पहले ओलंपिक्स पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है ओलंपिज्म, कि ओलंपिज्म क्या है। तो देखो ओलंपिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि स्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ खेलना इसीलिए नहीं है कि आपको अच्छा लगता है, बट उसमें आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका एक ओवरऑल माइंडसेट, आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट स्पोर्ट में होता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग ओलंपिज्म बोल रहे हैं। यानी क्या है ओलंपिज्म? इट इज अ फिलॉसफी। देखो ओलंपिज्म क्या है? एक फिलॉसफी है, यानी जीवन जीने का तरीका है। इट इज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ exciting and combining in a balanced whole qualities of body, will and mind। देखो तीन चीजों पे फोकस करा गया है, बॉडी पे, आपका ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस, आपका माइंड यानी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति। देखो जितने लोग हम लोग बोलते हैं ना कि जितने लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। तो ओलंपिज्म में भी यही बोला गया है कि ये बेसिकली एक फिलॉसफी है जिसमें हम तीन बेसिक एरियाज को टच करते हैं। कौन से हैं? बॉडी, विल एंड माइंड। ठीक है। ब्लेंडिंग स्पोर्ट विद कल्चर एंड एजुकेशन। हम अपने स्पोर्ट्स की मदद से कल्चर और एजुकेशन दोनों को ही आगे बढ़ा सकते हैं। इट सीक्स टू क्रिएट अ वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन जॉय फाउंड इन एफर्ट। मतलब कि हम जब एफर्ट करेंगे, स्पोर्ट जब आप खेलते हो, एफर्ट लगाते हो, खुशी मिलती है ना। एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ गुड एग्जाम्पल्स, एक टीम स्पिरिट उससे डेवलप होती है। एक अच्छे एग्जाम्पल्स डेवलप होते हैं कि मिलजुल के यार अच्छे से हम काम कर रहे हैं। कितनी सारी वैल्यूज हमें स्पोर्ट सिखाता है। तो ये बेसिक फिलॉसफी है ओलंपिज्म में। ठीक है। अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं ओलंपिक्स में, कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे हम काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सीलेंस। हमें क्या सिखाता है ये? यू हैव टू बी एक्सीलेंट, यू हैव टू बी गिव योर बेस्ट और यू हैव टू गो फॉर ऑलवेज बीइंग नंबर 1, है ना। आपको हमेशा उस चीज के लिए जाना है कि मुझे नंबर 1 पे रहना है। एक्सीलेंस इज द ओलंपिक आइडियल। मतलब बहुत बेहतर हमें होना है। यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट और एक्सीलेंस सीख करनी है। द वैल्यू रेफर्स टू गिविंग वंस बेस्ट, अपना बेस्ट देना है ऑन द फील्ड ऑफ प्ले और इन लाइफ। चाहे आप किसी स्पोर्ट को खेल रहे हो, चाहे आप जीवन में आप देख रहे हो, विदाउट मेजरिंग वन सेल्फ विद अदर्स। दूसरों के साथ मत अपने आप को कंपेयर करो, बट अबव ऑल एमिंग एट रीचिंग वन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द एफर्ट। मतलब अपना बेस्ट दो, दूसरों से कंपेयर मत करो, एक्सीलेंस सीख करो। ये हमारी सबसे पहली वैल्यू आती है। तो फर्स्ट वैल्यू इज एक्सीलेंस। दूसरी वैल्यू आती है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? बिटवीन मेन एंड वेमेन, है ना। अच्छी फ्रेंडशिप्स। अब हम इतने सारे टूर्नामेंट्स देखते हैं, जब ओलंपिक्स होता है तो अलग अलग देश के लोग वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। उनके बीच में आपसी रिलेशन कैसे हैं, उन सबको छोड़ के एक दूसरे के साथ टीम स्पिरिट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रेंडशिप भी एक मेन वैल्यू है जो हमें ये गेम सिखाते हैं। तो क्या आता है इसके अंदर? दिस वैल्यू ब्रॉडली रेफर्स टू बिल्डिंग अ पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड। एक अच्छा पीसफुल और अच्छा वर्ल्ड बनाना थ्रू सॉलिडारिटी, टीम स्पिरिट, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। ये आप लिख के आ जाना। आपको इतना बड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज क्या आती है? रिस्पेक्ट। जब भी हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, है ना, अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो आप देखो कि अगर किसी एक प्लेयर को चोट लग जाती है तो सब आके उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा तो नहीं लगी, फिजियो आएंगे। हम लोग वहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक प्लेयर दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है ना। वो जानता है कि कितना हार्डवर्क हर एक प्लेयर एफर्ट पुट इन कर रहा है और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रेंडशिप हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, एक्सीलेंस हो गया, ये कुछ वैल्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर, रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स, रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरमेंट। हर चीज
फेयर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथलीट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स क्यों कराए जाते हैं, ये स्पोर्ट्स क्यों कराए जाते हैं, पर्पस क्या है? टू डेवलप पर्सनैलिटी, करेक्टर, सिटीजनशिप अमंग नेशंस, ताकि आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, किसी भी इंसान का करेक्टर डेवलप हो सके, और वो अपने नेशन के लिए जब खुद को रिप्रेजेंट करे तो उसके अंदर एक नेशन के लिए भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो सके। आगे क्या है? टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टू द फैक्ट दैट नेशनल प्रोग्राम ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नॉट ओनली हेल्प, अब देखो यानी पूरे वर्ल्ड का इस चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना कि स्पोर्ट्स से सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली हेल्प इन डेवलपिंग गुड हेल्थ, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बट ऑल्सो क्रिएट बेटर सिटीजन्स, अच्छे सिटीजन्स, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर अच्छा है, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, जो ये समझते हैं कि फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है ना, एक्सीलेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, अपना बेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पोर्ट हो और चाहे वो लाइफ हो, राइट? ये पर्पज है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी क्रिएट करना, कंपेनियनशिप, है ना, टीम स्पिरिट, एक साथ मिलजुल के काम करना। तो ये सारे के सारे बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ओलंपिक क्यों कराया गया है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना, लोगों को इंपॉर्टेंस बतानी ओवरऑल डेवलपमेंट की, लॉयल्टी डेवलप करना, राइट? उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दिखाना कि स्पोर्ट अगर हो रहा है तो फिर वहाँ से कितना ज़्यादा लोग हैप्पी फील करते हैं, और लोग हैप्पी होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। टू मेक लाइफ हैप्पियर फॉर देम, टू इनकलकेट अमंग ऑल स्पोर्ट्समैन द कॉन्सेप्ट दैट स्पोर्ट्स इज अ पास टाइम एंड नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मटेरियल। इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट जो है आपको एक टाइम में खेलना है और उसके बाद उसको लेकर नहीं बैठना है, उससे सीखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल एमिटी, इंटरनेशनली हमें ये देखना कि हाँ हम सब मिलके एक ही हैं, वर्ल्ड एक ही है, डिवाइडेड बाय नेशंस, यूनाइटेड बाय गेम्स। सीधी सीधी सी बात है, आप लोगों ने सुना होगा, नेशंस अलग अलग हैं बट गेम्स उसको यूनाइट करती हैं, एक साथ लेके आती हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिख के आ सकते हो। टू डेवलप फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी, फेयर प्ले, परफेक्ट। जो बेसिक, देखो क्या लिखा हुआ है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो ओलंपिक में फॉलो करे जाते हैं वो ये है, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कास्ट के बेसिस पे, क्रीड, कलर, रेस, हर तरीके का इंसान आके पार्टिसिपेट करता है, हर जगह से, हर सिटी से, हर कंट्री से, सब जगह से, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। ये बेसिक पर्पस। अब आता है बच्चों हमारे पास ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, एक टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ओलंपिक किस तरीके से वैल्यूज़ को भी प्रमोट करता है। यानी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, क्या क्या चीज़ें हमें ओलंपिक्स में, कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, खुश रहना, जॉय ऑफ एफर्ट, ठीक है। जॉय ऑफ एफर्ट का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान का एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने हिसाब से एफर्ट पुट इन करके और अपने हिसाब से जब वो स्पोर्ट खेलता है तो उसको खुशी मिलती है, जब वो जीतता है, जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है। जब कोई एथलीट मेडल लेके आता है तो कितना अप्रिशिएटेड फील करता है। आजकल तो मेडल मिलते हैं, पहले तो मेडल्स भी नहीं मिलते थे। मैं अभी बात करूंगा, हम अभी इसके अंदर इसी चैप्टर में आगे आने वाला है कि पहले ओलंपिक्स कैसे होते थे एंशिएंट और आज कैसे होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को चार्टर, every human being has a fundamental right to access to physical education and sport which are essential for full development of his or her personality। हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट है कि उसको स्पोर्ट का एक्सेस मिल सके ताकि उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। फ्रीडम टू डेवलप फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल पावर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट must be guaranteed both within the education system as well as in other aspects of social life। तभी तो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं भी दी जाती, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ यार, हमारे स्कूल में तो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेल को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती। बट या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आर किड्स। अगर आपके टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बच्चों को खेलने भी दो। बच्चे पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी, तभी तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी निकल के आएगी, राइट। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द चाइल्ड नीड्स टू एंजॉय एंड हैव फन विद स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ ही और शी इज एंगेज्ड इन। मतलब आप इंजॉय करो, फन करो, मैंने बोला ना जॉय ऑफ एफर्ट, आप एफर्ट लगा रहे हो तो खुशी मिलनी चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू हो जाती है। दूसरी वैल्यू क्या है, फेयर प्ले। हमें स्पोर्ट्स क्या सिखाते हैं, बहुत फेयर प्ले के साथ खेलो, आप अच्छे तरीके से खेलो। सचिन तेंदुलकर को हमने कई बार देखा है कि वो आउट हो गए, अंपायर ने आउट नहीं दिया, वो फिर भी चले जाते हैं, है ना। फुटबॉल में हमने देखा है कई बार प्लेयर्स बहुत ही फेयर प्ले के साथ खेल रहे होते हैं कि देखते हैं किस तरीके से कहाँ पेनल्टी है, कहाँ पेनल्टी नहीं है। तो फेयर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने गेम्स में अपना बेस्ट ज़रूर देना है,
बट रूल्स को कंसिडर करते हुए, है ना, ध्यान से खेलना है। Although fair play is a concept of sports, it can be applied in many different ways. बहुत सारे तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। It refers to playing by the rules. जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम है, उसके साथ चलना, ऑनेस्टी के साथ खेलना, हम्बलनेस के साथ खेलना, आराम से आगे चलना। Learning fair play behavior in sport can lead to development and reinforcement of similar behaviors in one everyday's life. इससे क्या होगा, फेयर प्ले जब आप अपने जीवन में भी इसको लेके आओगे तो आप समझोगे कि जीवन भी हमें नियम के साथ जीना है, किस तरीके से कौन कौन से रूल्स के साथ हमें लाइफ जीनी जरूरी है, डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम यहाँ पे सीखते हैं। तीसरी वैल्यू जो आती है बेटा वो आता है हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स का मतलब कि एक स्पोर्ट्समैन हमेशा एक दूसरे स्पोर्ट्समैन की इज्जत करेगा, क्योंकि वो जानता है कि कितना एफर्ट लगता है टू बी ए स्पोर्ट्समैन, कितना ज़्यादा उसने मेहनत करी होती है एक पोजीशन पे जाने के लिए। तो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो इन लाइफ। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब जगह रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक स्पोर्ट्स हमें वैल्यू सिखाता है। देखो क्या लिखा है, लिविंग इन अ मल्टी कल्चरल वर्ल्ड वी नीड टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रमोट पीस, राइट। वी शुड अप्रिशिएट the worth of all the people and all the culture irrespective of race, age, gender and ability। किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना। वॉयलेंस से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होते। देखो लिखा हुआ है, वॉयलेंस इज नॉट द वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्सेप्टेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू स्पोर्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स टीम में कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अब टीम्स में देखते हो लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग वैल्यू सिस्टम से आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना, सीखने वाली वैल्यू है। इसके बाद क्या आता है, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया। फोकस किस पे करना है, अपना बेस्ट देना। ओलंपिज्म में शुरुआत ही यहीं से होती है कि फोकसिंग ऑन एक्सीलेंस कैन हेल्प यंग पीपल टू मेक पॉजिटिव हेल्दी चॉइसेस एंड स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट दे कैन बी इन वॉट एवर दे डू। आप जो भी काम कर रहे हो, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, जो भी आप काम कर रहे हो आपको अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट और उस तरीके से परफॉर्म करना है, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोकस ऑन एक्सीलेंस, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो हमें सीखनी होती हैं। एक्सीलेंस हो गया, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स हो गया, फेयर प्ले हो गया, जॉय ऑफ एफर्ट हो गया। तो ये सारी आती हैं। देखो, जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस, बैलेंस अमंग बॉडी विल एंड माइंड, ये लास्ट होती है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। क्या है, देखो, बैलेंस बिटवीन बॉडी विल एंड माइंड। अब इसके अंदर एक नाम याद रखना, वो क्या है, पियरी डी कॉबिटन। पियरी डी कॉबिटन कौन है? पियरी डी कॉबिटन का बहुत बड़ा रोल है ओलंपिक्स के अंदर, इसके आगे भी हम बात करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल रिवाइवल ऑफ ओलंपिक गेम्स वुड स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी अमंग यंग पीपल। ओलंपिक्स बहुत पहले हुआ करते थे, फिर बंद हो गए, फिर उसको वापस लेके आने वाला ये इंसान है। इनकी माइंडसेट है कि भैया ओलंपिक्स को रिवाइव करो, ओलंपिक्स को दोबारा लेके आओ, तभी चीजें हो पाएंगी। दिस रिमेन्स एज रेलेवेंट टुडे एज इट वाज ओवर 100 years ago। जितना पहले इंपॉर्टेंट होता था, आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। द फोकस ऑफ मॉडर्न ओलंपिक एक्सटेंड्स बियॉन्ड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से आगे जा चुका है हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स। उसके अंदर हम किस किस चीज़ पे फोकस करते हैं? कल्चर पे, आर्टिस्टिक वर्क्स पे, एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे। मतलब अब सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं रह गए हैं, स्पोर्ट्स के साथ मल्टीपल चीज़ें जुड़ गई हैं। हम किस किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दीज कैन प्ले देयर पार्ट इन हेल्पिंग यंग पीपल टू बिल्ड अ बैलेंस अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ। अब देखो, पियरी डी कॉबिटन ने क्या बोला? पियरी डी कॉबिटन ने बोला कि बेसिकली जो हमारा पूरा ओलंपिक्स है उसमें 3 चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल बॉडी, माइंड, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, एंड विल। विल का मतलब इच्छा शक्ति, कि किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। आप थक चुके हो, टूट चुके हो, बट फिर आपकी विल है कि मुझे परफॉर्म करना है। आप प्लेयर्स को देखो, इंजर्ड हो जाएंगे, चोट खा लेंगे, बट फिर विल है कि मुझे खेलना है। तो ओलंपिक्स एक इंसान में 3 चीज़ों को बैलेंस बनाने को सिखाता है, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर। ये 3 चीज़ें आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट दैट लर्निंग हैपेंड इन द होल बॉडी नॉट जस्ट इन द माइंड। जो लर्निंग है वो पूरी बॉडी में होती है, सिर्फ माइंड में नहीं होती। फिजिकल लर्निंग टुक प्लेस इन बोथ बॉडी एज वेल एज माइंड, बट इट कुड नॉट बी डन विदाउट विल। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बड़े बड़े एज के स्पोर्ट्समैन यंग स्पोर्ट्समैन को हरा देते हैं, क्योंकि उनमें विल होती है ना। तो सिर्फ बॉडी और माइंड ही नहीं, विल भी तीसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों में बैलेंस बना के चलना है, ये आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे पास एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की। पहले ओलंपिक गेम्स कौन से होते थे, और फिर मॉडर्न ओलंपिक्स गेम। अब इसके अंदर आपको सारे पॉइंटर्स याद करने की जरूरत नहीं है,
बेसिक बेसिक चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ, वो लर्न कर लेना, उतना लिखाना, काम हो जाएगा। सबसे पहले समझो कि ओलंपिक गेम्स चालू कहाँ से हुए थे? ग्रीस से। याद रखना, ग्रीस से स्टार्ट हुए। ओलंपिक गेम्स बिलोंग्स टू ग्रीस। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड कंटिन्यूड फॉर मेनी सेंचुरीज। बहुत सेंचुरीज तक चले एज ग्रीस फेस्टिवल, ग्रीस फेस्टिवल के नाम से जाने जाते थे। तो आप बेसिक अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, ग्रीस से शुरू हुए और कई सालों तक चले और ग्रीस फेस्टिवल के नाम से पॉपुलर थे। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक गेम्स का जो नाम है वो कहाँ से आया? माउंट ओलंपस से। माउंट ओलंपस क्या है? सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन है हमारे पास ग्रीस में। ठीक है, परफेक्ट है, ये याद रखना। कब शुरू हुए थे? 776 BCE एट ओलंपिया। परफेक्ट है, वहाँ से शुरू हुए। सबसे पहले जो था इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फुट रेस होती थी और कुछ नहीं था। द ओनली इवेंट एट ओलंपिया वॉज द फुट रेस। लेटर धीरे धीरे और भी चीज़ें वहाँ पे चालू हो गई, जैसे स्प्रिंट्स हो गई, है ना, लॉन्गर रेसेस हो गई, ये सब धीरे धीरे ऐड करा गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? फुट रेस से हुई थी। उसके बाद तो मल्टीपल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, धीरे धीरे बहुत सारे स्पोर्ट्स इसके अंदर ऐड कर दिए गए, हॉर्स रेसिंग, सारी चीज़ें। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियली, याद रखना, सिर्फ मेल होते थे, फीमेल्स को इनिशियली अलाउ नहीं किया जाता था। द पार्टिसिपेंट्स वर फ्री मेल सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट सिटी स्टेट्स विद इन ग्रीस। सही है, परफेक्ट है। ओलंपिक में आने से पहले उनको 10 महीने की ट्रेनिंग करनी होती थी, तभी वो ओलंपिक्स में आ सकते थे। वुमेन अलाउड नहीं होती थी इवन टू अटेंड और विटनेस द गेम्स। ठीक है, लेकिन ये लूप होल था रूल में। सही है, बाद में सब चीज़ें चेंज हुई हैं, बाद में तो सोच ही बदल गई। सही है, तो ये सब हमारा एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में चीज़ें लिखी हैं, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जो गेम्स हैं वो कब होते थे? गेम्स वर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 4 years, हर 4 साल के बाद। ठीक है, और पीरियड बिटवीन 2 गेम्स को क्या बोला जाता था? ओलंपियाड। ठीक है, 2 गेम्स के बीच का जो पीरियड होता था उसको ओलंपियाड बोलते थे, हर 4 साल के बीच में होता था। द मंथ व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड वर कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड मंथ, मतलब जो हमारा महीना होता था जिसमें ओलंपिक गेम्स होते थे उसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ महीना माना जाता था। उस टाइम पे अगर कोई डिस्प्यूट, कोई वॉर चल रहा है तो हम बोलते थे नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा, कोई वेपन्स कोई कैरी नहीं करेगा, कुछ भी इस तरीके का नहीं होगा जिसमें लड़ाई झगड़े की बात हो। ओलंपिक्स का पर्पस एक यूनिटी, एकता, अच्छी चीज़ें स्प्रेड करना था कि हम स्पोर्ट्स की मदद से लोगों में कल्चरल वैल्यूज डेवलप कर सके, फ्रेंडशिप्स डेवलप कर सके, लॉयल्टी डेवलप कर सके। हम ये नहीं चाहते कि वर्ल्ड में लड़ाई हो, हम चाहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, हैप्पीनेस हो, खुशहाली हो, प्रोस्पैरिटी हो, ये चाहिए हमें। ठीक है, ऑल द डिस्प्यूट्स एंड वॉर्स वुड बी स्टॉप्ड एंड पीस वुड बी डिक्लेयर्ड टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड एथलीट्स। ठीक है, परफेक्ट है, इस चीज़ का याद रखना है। नो वॉर्स वर परमिटेड, कोई वॉर नहीं। नो आर्म्स, कोई आर्म्स कैरी नहीं कर सकते थे, ये सब। फॉर द फर्स्ट 12 ओलंपिक्स द स्टेडियम फुट रेस वॉज द ओनली इवेंट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शुरू में सिर्फ फुट रेस हुआ करती थी। ठीक है, और बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई, इसमें से इतना सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद अब देखो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं। सर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन से हैं हमारे पास? मॉडर्न ओलंपिक्स गेम आजकल के ओलंपिक्स गेम जिसमें देखो मेडल्स मिलते हैं। पहले मेडल्स नहीं मिलते थे, पहले क्या मिलता था? बस वो पेड़ों का एक जैसे क्राउन होता है ना किंग का, वैसे एक क्राउन बना के बस वो पहना देते थे सिर पे। तो पहले एंशिएंट में ये चलता था, कुछ नहीं मिलता था। आजकल तो मेडल्स मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आजकल तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है कंट्रीज से, बट पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द रिवाइवल वर्क ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स वर अंडरटेकन बाय, मैंने बोला ना एक इंसान को याद रखना, पियरी डी कॉबिटन। बहुत बड़ा रोल रहा है भाई इस इंसान का, पियरी डी कॉबिटन, जिसने रिवाइव करे, सारे ओलंपिक गेम दोबारा से शुरू करे। ठीक है, ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑन 25th of November 1892 द कॉबिटन, born in an Italian family and settled in France, planned the restoration of Olympic Games in 1900 at Paris। वापस से चालू करा। मोटिव क्या था? टू स्ट्रेंथन एमेच्योर स्पोर्ट्स टू डेवलप एवरलास्टिंग क्वालिटीज़। हम स्पोर्ट्स को डेवलप कर पाएँ, लोगों में क्वालिटीज़ बिल्ड कर पाएँ। ठीक है, अब देखो इसके लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, जैसे द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एमेच्योर स्पोर्ट्स एट पेरिस पास द रेजोल्यूशन टू क्रिएट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। याद रखना, ये आपको याद रखना है। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ और ये बोला गया कि जो ओलंपिक्स हैं वो हर 4 साल के बाद हुआ करेंगे। ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1894 एट पेरिस, ये याद रखना है और एग्जाम में लिख के आना है, टीचर खुश हो जाएगा। कोई भी टॉपिक ओलंपिक से रिलेटेड आए,
मॉडर्न ओलंपिक से रिलेटेड आए ये लिखाना, ठीक है। द ऑनर ऑफ होल्डिंग द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज एंट्रस्टेड टू द सिटी एंड नॉट अ कंट्री और रीजन। द चॉइस ऑफ सिटी फॉर सेलिब्रेशन इज विद IOC। IOC डिसाइड करता था कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, वो सब IOC के हाथ में होता था, सही है। इसके बाद ओलंपिक्स के कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ओलंपिक का फ्लैग, देखो फ्लैग इस तरीके का होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई बॉर्डर नहीं होता और 5 रिंग्स होते हैं। देखो लिखा है द ओलंपिक फ्लैग वाज क्रिएटेड बाय कॉबर्टिन इन 1913, रिलीज्ड हुआ 1914 में, ठीक है। इट हैज़ अ वाइट बैकग्राउंड विदाउट एनी बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं होगा। ओलंपिक सिंबल ऑफ द 5 इंटरलॉक्ड रिंग्स इज प्लेस्ड इन द सेंटर, और फ्लैग के बीच में ओलंपिक का सिंबल मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये देखो ऐसा सिंबल होता है, 5 रिंग्स होती हैं, ये यहाँ पे सेंटर में फ्लैग में रख दिया गया है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होगा और 5 कलर की रिंग्स होंगी, ये कलर याद रखना प्लीज, ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड याद रहेगा, इसको भूलना मत, ये एग्जाम में आ सकता है, ओके। दिस डिजाइन इज सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक है, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये सब अभी मैं आपको आगे सिंबल में बताता हूँ। फ्लैग हो गया, अब देखो सिंबल में भी क्या लिखा हुआ है, इंटरलॉक्ड रिंग्स हैं 5 अलग अलग कलर की। ये 5 अलग अलग कलर जो हैं, जो 5 रिंग्स हैं, ये क्या दिखाता है, द यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये इसीलिए बनाया गया है, इसका पर्पस समझ में आया। ये इंटरलिंक्ड, ये बताता है कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स, वो सब इंटरलिंक्ड है, चाहे वो नॉर्थन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सबको मिला दिया गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है बेटा ओलंपिक का मोटो क्या है। मोटो आपसे ज़रूर पूछ सकता है, मोटो याद रखना, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हो, ये ओलंपिक का मेन मोटो है। परफेक्ट हो गया, ठीक है सर। देखो क्या लिखा है, द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स इज Citius, Altius, Fortius, which is a Latin for faster, higher, stronger। मोटो मत भूलना, मोटो एग्जाम में पूछा जाएगा। It expresses the aspirations of Olympic movements। ये ओलंपिक मूवमेंट्स के एस्पिरेशंस के बारे में बताता है कि क्या चाहते हैं, कि हमारा वर्ल्ड फास्ट हो, मतलब फिट हो, हायर हो, एक्सीलेंस सीख करे, और स्ट्रॉन्गर हो फिजिकली एज वेल एज मेंटली, और विल पावर उसमें बहुत अच्छी हो। यही सब पढ़ते आए हो इस चैप्टर में, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, कॉबर्टन borrowed it from his friend Henry Duran, a Domitian priest who was an athletics enthusiast। देखो क्या लिखा हुआ है, it was proposed, ये किसने दिया था, it was proposed by Pierre de Coubertin upon the creation of International Olympic Committee। जब कमेटी बनी थी तभी उसने ये मोटो दे दिया था, और उसने कहाँ से लिया था, अपने फ्रेंड से लिया था, हेनरी से, जो एक एथलेटिक्स एंथुसियास्ट था, ठीक है, परफेक्ट है। सबसे पहले मोटो कब हुआ था, 1924 में, जब हमारे जो गेम्स थे वो पेरिस में हुए थे, फ्रांस में, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों ओलंपिक की ओथ आती है। ओथ का मतलब देखो इस तरीके से, शुरू में ही ओथ ली जाती है, जैसे हमारी पॉलिटिक्स में भी होती है ना कि मैं शपथ लेता हूँ, तो ओलंपिक की भी एक शपथ होती है। देखो लिखा हुआ है, ओलंपिक ओथ इज टेकन बाय द एथलीट ऑफ द होस्ट कंट्री। जो कंट्री होस्ट कर रही होती है वहाँ पे ओथ ली जाती है। ओथ इज एज, ये देखो ये ओथ हमारे पास इस तरीके की है, इन द नेम ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स, रूल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, विच गवर्न देम, कमिटिंग अवरसेल्फ टू अ स्पोर्ट विदाउट डॉपिंग एंड विदाउट ड्रग्स। डॉपिंग ड्रग्स नहीं होंगे, सब बिल्कुल प्योरिटी के साथ होगा। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करेंगे, फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट एंड ऑनर ऑफ आवर टीम्स, ठीक है। अब ये जो ओथ है ये पूछी नहीं जाती, बट फिर भी अगर आप लर्न कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक का एंथम आता है, सही है, उसको ओलंपिक हिम बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ओलंपिक एंथम। म्यूजिकल वर्क है जो किसने कंपोज किया था, स्पायरो समारा ने, एंड इज प्लेड व्हेन ओलंपिक फ्लैग इज रेज्ड। जब ओलंपिक फ्लैग रेज किया जाता है तब ओलंपिक एंथम बजाया जाता है। किसने कंपोज किया था, स्पायरो समारा, याद रखना। ये एंथम है जो ओलंपिक में बजता है, ठीक है। एंथम का भी आप बस स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और इसका कोई काम नहीं है, परफेक्ट। अब आता है बच्चों हमारे पास बेसिक कुछ कमिटीज़ के बारे में, कुछ डेट्स वाले टॉपिक्स जो आपसे पूछ सकता है, बाकी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मेजर ओलंपिक की जो ऊपर हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी ना, वैल्यूज़ ही आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, सही है। मेजर तो वही है। देखो क्या है, सबसे पहले ओलंपिक मूवमेंट में IOC, NOC, IF एंड अदर मेंबर्स। सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC। कॉबर्टन याद रखना, 23 जून 1894, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डेमेट्रियोस विकलास, ये इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है,
हमेशा इस तरीके की नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल ही है, जैसे हमारी क्रिकेट की बीसीसीआई भी बोलती है हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टैक्स नहीं देते लेकिन देखो जरा कितना कमाते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी कमिटीज़ होती हैं वो सब नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या था? टू फुलफिल द मिशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि अच्छे से ओलंपिक्स को करवाया जा सके, है ना। इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं, याद रखना, इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज रहा है आईओसी का, ठीक है, परफेक्ट है। बाकी इसके अंदर एज एफ कुछ खास आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कमिटी जो है ऑर्गेनाइज करता है कौन कौन से ओलंपिक गेम्स? समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स, सही है, विच स्टार्टेड इन एथेंस ग्रीस इन 1896, परफेक्ट है, सही है। इसके बाद देखो लिखा हुआ है बिफोर 1992 द विंटर एंड समर ओलंपिक गेम्स वर कंडक्टेड सेम ईयर। 1992 से पहले तो सेम ही साल में होते थे, बट आफ्टर 1992 जो कमिटी है उसने चेंज कर दिया शेड्यूल। नाउ समर ओलंपिक्स टेक्स प्लेस एवरी लीप ईयर, जबकि विंटर ओलंपिक टेक्स प्लेस 2 ईयर लेटर, ठीक है ना। हर लीप ईयर में समर ओलंपिक्स होंगे और विंटर ओलंपिक्स उसके 2 साल के बाद में होंगे, परफेक्ट है जी, ये आपको पता होना चाहिए। नाइस। रोल क्या है इस कमेटी का? देखो बहुत सारे रोल्स लिखे हुए हैं, आप कोई भी 4 से 5 पॉइंटर्स याद रख सकते हो। बेसिक, सबसे पहला रोल क्या होगा भैया? एनकरेज करना, स्पोर्ट को बढ़ावा देना। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है टू एनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स एंड गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस में हो। टू एनकरेज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अच्छे से डेवलप हो सके। टू इंश्योर रेगुलर सेलिब्रेशन, रेगुलर होता रहे, ओलंपिक सेलिब्रेट हो सके, ठीक है। टू कोऑपरेट विद कॉम्पिटेंट पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, सही है, अच्छे से हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करके इसको कराया जाए, सही। देखो बहुत सारे हैं। टू एनकरेज एंड सपोर्ट मेजर रिलेटिंग टू मेडिकल केयर, मेडिकल केयर का ध्यान रखा जाए। टू अपोज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल अब्यूज़, किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल या कमर्शियल अब्यूज़ इसमें नहीं हो। टू एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी 4 से 5 पॉइंटर्स याद रख सकते हो कि क्या क्या रोल है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कोई भी 4 से 5 याद कर लेना। इसके बाद आता है द नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। नेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है? ये हर देश के लिए अपनी अपनी होती है, इंटरनेशनल तो ओवरऑल मैनेज कर रही है, नेशनल जो नेशन वाइड ध्यान रखेगी। द नेशनल ओलंपिक कमेटी NOC स्टैंड्स फॉर द नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इट इज द कंट्रीज टॉप ओलंपिक बॉडी विच वर्क्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये किसी भी देश के लिए देश को रिप्रेजेंट करेगी और किसके अंडर आएगी? आएगी IOC के अंडर ही, ठीक है, इंटरनेशनल के तो अंडर ही आएगी, परफेक्ट है। NOCs वर्क टुगेदर विद IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और उसके साथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस। IFS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, ताकि जो ओलंपिक मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके अंडर द लीडरशिप ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सबसे बड़ी हो गई, उसके नीचे नेशनल्स आ जाती हैं और स्पोर्ट्स फेडरेशंस आ जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिशन क्या है? सेम मिशन है, डेवलप हो, प्रमोट हो, प्रोटेक्ट हो ओलंपिक मूवमेंट और ओलंपिक्स अच्छे से इसी तरीके से होता रहे, परफेक्ट है। जो NOCs हैं यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपने देश में अच्छे से एथलीट्स को लेके आना, उनका पार्टिसिपेशन कराना। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग देयर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम्स फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। NOC ऑल्सो प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एथलीट एंड ट्रेनिंग ऑफ कोचेज ऑफिशियल्स एट नेशनल लेवल, सही है, परफेक्ट है। 2020 में देखो 206 NOCs थी, नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ थी, जो कि अच्छे से काम कर रही थी। इसकी 5 कॉन्टिनेंटल एसोसिएशंस हैं। सबसे पहले अफ्रीकन नेशंस के लिए ANOCA, अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए PASO, एशियन कंट्रीज़ के लिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए EOC, और इसी तरीके से ओशियन कंट्रीज़ के लिए ये हो गए। ये नाम याद रख सकते हो, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास फेडरेशंस। फेडरेशंस का क्या काम होता है? देखो इनका काम होता है कि इंटीग्रिटी बनी रहे। इंटीग्रिटी का मतलब डेवलपमेंट हो, रिस्पेक्ट हो, स्पोर्ट्स में लोग पार्टिसिपेट करें बिना किसी फेयर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, और आराम से फ्लुएंटली स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराया जा सके। क्या लिखा है? द इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पोर्ट ऑन द इंटरनेशनल लेवल।
ठीक है। दीज आर इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी as administrating one or more sport at the world level, ठीक है। The national federation administrating those sports are affiliated to them while conserving their independence। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बेकार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। मेनली जो है, जो इसका मेन काम है वो याद रखो आप, ये देखो, द इंटरनेशनल फेडरेशंस जितने भी हैं दे फॉर्मुलेट प्रपोजल्स, वो प्रपोजल्स रखती हैं किसके आगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आगे, कि क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम बेटर बना सकते हैं, कैसे हम पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, या उसके अंदर क्या ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि स्पोर्ट्स अच्छे से कंडक्ट कराए जा सके, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो, कंसर्निंग द ओलंपिक चार्टर एंड ओलंपिक मूवमेंट इन जनरल इंक्लूडिंग एनी ओपिनियंस, ठीक है, गिविंग देयर ओपिनियंस कंसर्निंग द कैंडिडेचर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द गेम्स, सही है, किस तरीके से होनी चाहिए, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए सिटीज़ की, उसके बाद कोलैबोरेट करना अलग अलग बॉडीज़ के साथ, ये सब इनका काम होता है, सही हो गया जी। इसके बाद लास्ट होती है आपके पास एसोसिएशन ऑफ फेडरेशंस, सही है, प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंड डिसाइड ऑन देयर इवेंट कैलेंडर्स, कैलेंडर डिसाइड करने के लिए कौन सी समर फेडरेशंस, कौन सी विंटर फेडरेशंस, है ना, ये सब बनाए गए हैं ताकि ओलंपिक्स को अच्छे से करवाया जा सके। तो ये था बेटा जी हमारा चैप्टर नंबर 2। मैंने आपको शुरू में ही बोला था थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको लर्न करना पड़ेगा, बट पूरा मैंने आपको बता दिया, नोट्स मैंने आपको दिखा दिए, आप आराम से इससे शॉर्ट नोट्स बना लो, 2-2 3-3 लाइन के, और चीज़ें अच्छे से कर लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके अंदर हम योगा के बारे में सीखेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग आसन्स के बारे में, इंटरेस्टिंग चैप्टर, उसको भी 1 शॉट में करेंगे एंड फिर चलेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।